हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेवी कर्व की। तो वेवी कर्व में हमने सीखा था कि वेवी कर्व अगर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में हो या रैशनल एक्सप्रेशन में हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सबसे पहले फैक्टराइज करोगे, आप अपने कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव करोगे, जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करोगे। अकॉर्डिंगली आप रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी जो मैंने बताया था उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी हैं। एट द सेम टाइम आप रूट्स और एसिम्प्टोट पॉइंट्स निकालेंगे। एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे वो इवन पॉइंट्स है कि नहीं। इवन पॉइंट्स मतलब अगर पावर इवन है कि नहीं। तो अभी जो भी हम सीख रहे हैं, अभी हम बिग आइडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं कल से अब तक मैं बच्चों के बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज लिया हूँ जो वेवी कर्व के क्वेश्चंस के डिफरेंट वेरिएशंस में जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो हमने आपको जो शीट भी दिया है उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस दिए हैं जो अभी हमने उसको बात नहीं किया, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो हमने सबके बारे में कुछ ना कुछ बात कर रखी है। तो अभी आपको बॉग डाउन नहीं होना है सवालों को देख के। अभी हमारा आइडिया है कंटेंट को फैमिलराइज करना, क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो 10th 9th जैसा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। तो इसलिए हम लोग अपना अभी बेस तैयार कर रहे हैं। अभी हम अपने बिग आइडियाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी बिग आइडिया, जैसे कि ये जो लेक्चर है ये भी बिग आइडिया पे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी 9th लेक्चर होगी वो टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग जाएंगे, इक्वेशंस की, इन इक्वेशंस की। तो आपसे जो भी शीट्स के सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, आपको लगे रहना है, आपको एक्सप्लोर करते रहना है। आप उसी एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया ये बात रखनी है कि अभी तक हमने जो भी इस 8 लेक्चरों में जो भी बिग आइडियाज़ की बात की हैं, क्या आप उस बिग आइडियाज़ को समझ पाएँ, क्या आप उस बिग आइडियाज़ के बारे में जानते हैं, क्या आप उस बिग आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप उस बिग आइडियाज़ को मेमोराइज कर सकते हैं, क्या आप उस बिग आइडियाज़ को दिमाग में रखने में आपको दिक्कत हो रही है। तो आपको अभी अपने बिग आइडियाज़ को लेके फैमिलराइज करना है। ओके बच्चे लोग, आज हम बात करने जाएंगे दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। वन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द अदर इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन। और उसके बाद हम इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के चैप्टर पे जंप करेंगे। लेकिन फिर भी सिंस अभी आपसे मैंने फंक्शन फॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस किया नहीं है और अभी हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और फंक्शन आपकी फॉर्मली इंट्रोड्यूस होती है जब हम कैलकुलस शुरू करते हैं। तो अभी के लिए आप बस आम चाल की भाषा में समझें कि कैलकुलस की कुछ चीज़ें आपके सामने, फंक्शन की कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा तो अभी मैं फॉर्मलाइज नहीं करूंगा कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है फंक्शन को समझने के लिए, ताकि एटलीस्ट आप जब फंक्शन सुने तो उतना घबरा ना जाए। डेफिनेटली जब आप क्या कहते हैं कैलकुलस पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो आपको फंक्शन फिर से बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को आप फिर से फैमिलराइज होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करते हैं। तो अभी मैं क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जाने से पहले आपसे फंक्शन के बारे में मोटा मोटी बात करूँगा। उसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे। अक्सरा क्या होता है, वो टर्म्स जो आएंगे वो टर्म्स आपको देखने में डरावने लगेंगे, आपको बहुत ख़तरनाक से लगेंगे। ये क्या हो रहा है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन मैं कैसे ध्यान में रख सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल आप जैसे किसी नए स्कूल में जाते हैं या नए लोकेलिटी में जाते हैं या नए इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ पे नए लोगों से मिलते हैं, तो पहले ही दिन आपकी दोस्ती नहीं होती। पहले दिन, दूसरे दिन आपको सबसे पहले नाम जानने में लगता है, आसपास के लोगों को देखने में लगता है, फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है, एक्वेंटेंसेस डेवलप होती है, और फिर उसके बाद कुछ लोग काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, कुछ लोग दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिलियरिटी बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल अभी फंक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे जो आपको लगेगा कि सर ने बताया नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो उस सारी चीज़ों का हम बस एक हल्की हल्की आम चाल भाषा वाली अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि फ़ंक्शन की बात कर लें तो फंक्शंस में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को फॉर्मली पढ़ा जाए तो पहले हमें सेट्स पढ़ना होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना होता है, फिर उसके बाद रिलेशन, और फिर फंक्शन, और फिर फॉर्मली हम उसको डिफाइन करते हैं। तो अभी हम उस तरीके से उतने पूरे एल्गोरिदम में नहीं जाएंगे, बस हम मोटा मोटी समझेंगे। समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे एक कैलकुलेटर है, आप लोग सब जानते हैं कैलकुलेटर क्या होता है। आप उसमें कुछ नंबर्स डालते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी एडवांस कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स लेंगे तो और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें। तो हमको ये समझना है कि कैलकुलेटर एक मशीन है, ठीक। अब कैलकुलेटर एक मशीन है और वो मशीन फंक्शन करता है, इस तरीके से आप समझो। तो आप जैसे अपने कैलकुलेटर पे डालते हो 7 + 9, आपने अपने कैलकुलेटर पे क्या डाला, 7 + 9। तो आपने ये इनपुट डाला कि 7 + 9 क्या होता है। तो कैलकुलेटर पे जैसे आपने 7 + 9 = डाला तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे क्या इमर्ज होता है, 60, ठीक है।
तो जो 7+9 आपने डाला वो आपका इनपुट है, और जो कैलकुलेटर में जो इमर्ज हुआ फाइनल आंसर 16 वो आउटपुट है। तो मान लीजिए आपने 7+9 डाला और कैलकुलेटर में पहले 16 आया फिर 61 आ गया। मान लीजिए ये आपका कैलकुलेटर 2 आंसर दे रहा है। अगर आप एक इनपुट डाल रहे हो 7+9 और 2 आंसर आ रहा है, आप एक इनपुट डाल रहे हो 7 × 3 और 21 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैलकुलेटर आपका ख़राब हो गया है। तो मतलब वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। तो मतलब ये फंक्शन की जो सबसे ख़ास बात ये होती है कि जब आप एक इनपुट डालते हो तो आपको सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो जो आप बेसिक फंक्शन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे, तो सबसे पहली जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि अगर फंक्शन में एक इनपुट डालेंगे तो आउटपुट सिर्फ एक ही आएगा। इस तरीके से आप समझिए। जब भी आप ध्यान से निकल जाए तो आप कैलकुलेटर की तरह सोचिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपने इनपुट डाला और एक आउटपुट निकला। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने का कि आप जब इनपुट डालते हो तो सिर्फ एक ही आउटपुट निकलता है। आप किसी मशीन में अगर आप इनपुट डालते हो तो आउटपुट सिर्फ एक ही निकलता है, तो उस मशीन को हम कहते हैं वो फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहा है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का ये आपको ध्यान में रखना है कि एवरी इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट। जब भी आप इनपुट डालोगे सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए। जैसे 7+9 16, 9 × 2 18, 7 × 3 21। तो इस तरीके से क्या रहा, आपने इनपुट्स डालने, सबके इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आएगा। तो एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये फंक्शन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो जो रिलेशन है इनपुट आउटपुट का, वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात, फिर से कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने डाला 7 × 20 या 7 × 2 डाला और कुछ नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, 7 × 2 आपने इक्वल 7 × 2 इक्वल टू, और आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। आपने 7 × 5 किया, आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर आपका कैलकुलेटर खराब हो गया, आपका कैलकुलेटर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो मतलब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना है कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। क्या? हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो दो चीज जो आपने फंक्शन के बारे में समझी, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए और हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और हर एक इनपुट का एक ही कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए। तो ये दो अहम बात आपने सीखा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है? तो आप ही देखिए, अगर 4 × 4 आप डालते हो तो क्या आता है 16। अगर आप 14 + 2 डालते हो तो क्या आता है 16। आप 7+9 डालते हो तो क्या आता है 16। 20 - 4 डालोगे तो क्या आएगा 16। तो मतलब डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट आ सकता है, डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है, ठीक है। तो आपको दो बातें आपको ध्यान में रखनी, वो ये है कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और हर एक इनपुट का कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। क्या दो डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो आपको फंक्शन में ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट का देखना है तो ये सारे रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने होंगे कि ये दो चीज़ आपको अपने ध्यान में रखना है। उसके साथ आपको एक टर्म आएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन और एक टर्म आएगा को डोमेन ऑफ द फंक्शन। अभी आप को डोमेन पे टेंशन ना लें, अभी आप डोमेन की बात होगी, अभी मैं को डोमेन की बात नहीं करूँगा अभी बेसिक मैथ्स में। अभी आपको डोमेन की बात होगी और दूसरी रेंज की बात होगी। आप समझिए, डोमेन और रेंज को समझिए। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आप वो सारे इनपुट्स जो फंक्शन कैलकुलेटर में डाल सकते हो, वो सारे सेट के इनपुट्स को आप क्या कहोगे? डोमेन। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कि y = x² का डोमेन क्या है, तो आप इस फंक्शन में जितनी भी इनपुट्स डालेंगे सारी आउटपुट निकालेगी। तो मतलब इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज़ है। फिर जब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ y = √x, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? इसका डोमेन होगा x > 0, ठीक। आपसे मैं पूछूंगा अच्छा y = 1/x है, इसका डोमेन बताओ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे x 0 नहीं ले सकता, बाकी सारे नंबर लोगे। तो आप बोलोगे x belongs to all real numbers except 0। तो डोमेन मतलब होता है, अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स या सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो आम चाम की भाषा में समझिए कि आप जो भी इनपुट्स डालते हैं किसी भी फंक्शन में, जो भी इनपुट्स डालते हैं उस सारे इनपुट के कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। उसी तरीके से जब आप इनपुट डालते हो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आने लगते हैं। वो जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स होते हैं
उस पूरे सेट को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं उसे? रेंज। कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, मतलब क्या क्या आउटपुट दे सकता है। तो मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट जो होता है उस सारे सेट को आप अगर एक साथ कंबाइन कर देते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? रेंज। जैसे अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने इनपुट तो सारे रियल नंबर्स दे दिए, लेकिन आउटपुट आप देखते हो क्या होता है, या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर आपसे फंक्शन में दूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपसे पूछो इसका रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इट्स रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो से इन्फिनिटी तक सारे इसके वैल्यूज आउटपुट के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ हो गई डोमेन की और रेंज की। तीसरी चीज़ जो आपको अक्सर लोग आप सुनोगे, एक होता है वन वन, एक होता है मेनी वन। एक होता है वन वन फंक्शन और एक होता है मेनी वन फंक्शन। अभी घबराना नहीं है, ये सारे टर्मिनोलॉजी मैं दे रहा हूँ वो यूज़ करेंगे, लेकिन अभी बस सुनो, नोट वोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस की तरह समझो, दोस्तों की तरह समझो इसको आप, कि मुझे इससे फैमिलराइज होना है। अब वन वन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। मतलब कोई भी दो ऐसा इनपुट नहीं है जिसका सेम आउटपुट हो, कोई भी ऐसा दो इनपुट नहीं है जिसका सेम आउटपुट हो। जैसे एग्जांपल दें, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व अगर आपको याद है, तो अगर मैं 2 का क्यूब डालूं तो 8 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं, इनपुट नहीं है जो 8 दे 2 के अलावा, राइट। आप -2 डालोगे तो -8 आएगा। तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है? वन वन फंक्शन है। क्या कह सकते हो? वन वन फंक्शन है। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन वन फंक्शन है, तो आप बताओ। आपको मैंने 2 डाला इनपुट में तो आउटपुट क्या आया? 4। आपने इनपुट पे डाला -2 तो आउटपुट क्या आया? 4। तो मतलब दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट हो गया। तो मेनी इनपुट्स हैव वन आउटपुट, तो इसको हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन या तो वन वन होता है या तो फंक्शन मेनी वन होता है। ओके, वैसे ही और टर्मिनोलॉजी आपको आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको आम चाल की भाषा में बताऊंगा। फॉर्मल डेफिनेशन से घबराना नहीं है। फॉर्मल डेफिनेशंस, कब वो फंक्शन वन वन है, कब वो फंक्शन मेनी वन है, इस फंक्शन का डोमेन निकालो, इस फंक्शन का रेंज निकालो, इस टाइप की सारी वेरिएशन जब हम कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से सीखेंगे। लेकिन अभी सिंस हम लोग अभी बेसिक मैथ्स करना है, हमें इक्वेशंस और इन इक्वेशन चैप्टर को समझना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हैंडल करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन को हैंडल करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशन को हैंडल करना है। इसलिए हमें ये सारे आम चाल की भाषा को समझना होगा। उसी तरीके से दो और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इनपुट आपने बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ गया। मतलब अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी बढ़ रहा है। अगर आपने इनपुट इंक्रीज कर दिया तो आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आपने x की वैल्यू बढ़ा दी तो आपने y की भी वैल्यू बढ़ गई। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन, आपने इनपुट बढ़ा दिया, आउटपुट डिक्रीज हो गई। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू वैसे वैसे नीचे आ रही है। x की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रही है, y की वैल्यू वैसे वैसे नीचे आ रही है। ये फंक्शन क्या हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन। स्पीड मैटर नहीं करता है कि कौन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, कौन कम तेज़ी से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग। आपके अकाउंट में रोज़ 1000 रुपये आ रहे हैं और दूसरे भाई के अकाउंट में रोज़ 100 रुपये आ रहे हैं, दोनों का अकाउंट इंक्रीजिंग है। ये नहीं कि आप इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग है, नहीं, दोनों के अकाउंट में सेम कुछ रुपए हर दिन ऐड हो रहे हैं। तो मतलब आपका हर दिन आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। तो आप कहेंगे कि दोनों की इंक्रीजिंग है, लेकिन हाँ डेफिनेटली 1000 रुपये वाले की अकाउंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए इस तरीके के कुछ टर्म्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपको फैमिलराइज करता रहूँगा। आइए जैसा कि आप देखते हैं आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग अलग से यहाँ पे निकाल रखा है। हम लोग ऑलरेडी जब इक्वेशंस इन इक्वेशंस करेंगे तो मॉड की भी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की भी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। लॉग जो कि नया होता है, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद 11th है पहली बार लॉग देख रहे होते हैं। कुछ बच्चे पहले से एक्सपोज होते हैं लॉग से, कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज़ बार बार डिस्कस करूँगा ताकि वो आपको आराम से मेमोराइज हो जाए। दूसरा है मीनिंग ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मतलब है वो हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं जो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने टाइम हमें ख्याल रखना होता है। जैसे हमने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑन रियल नंबर बात किया था, जस्ट टू टेक द सेंस कि रियल नंबर्स इनइक्वालिटी पे कैसे बिहेव करता है, बिल्कुल कुछ वैसा ही है एक्सप्रेशंस के लिए। एक्सप्रेशंस के लिए हम फिर से रूल्स फिर से देखेंगे।
आप देखेंगे बहुत सारी कॉमनैलिटी है, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा है, उसको आप देखेंगे कि हमने क्या उसमें एक्स्ट्रा बात की। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है लेक्चर नंबर 8 में, अगर हम आज ये पूरा ख़त्म कर लेते हैं इन इक्वेशंस तक, जो मैंने ये 5 कंपोनेंट आज जो स्टार्ट डिस्कस करने के लिए रखा है, अगर हम ये पांचों कंपोनेंट कर लेते हैं तो फिर हमारा 9th लेक्चर जो होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हम वेवी कर्व के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, हम मॉड के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, हम मॉड के बाद इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करना सीखेंगे, इर्रेशनल इक्वेशंस और इनइक्वेशंस दोनों हैंडल करना सीखेंगे। उसके बाद हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल को भी हैंडल करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी से कहते हैं, हम उसके भी इक्वेशंस इनइक्वेशंस को हैंडल करना सीखेंगे। जब हम ये लोग सब चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे तब हम इक्वेशंस इनइक्वेशंस में लगेंगे कि हाँ हमने थोड़ी सी पकड़ पा ली है। तो जब जैसे ही हमारा इक्वेशंस इनइक्वेशंस में पकड़ हो जाएगा तो हम रेडी हो जाएंगे 2 अहम चैप्टर को हैंडल करने के लिए। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इक्वेशन। ये दोनों बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए ये बेस आपकी तैयार की जा रही है। एट द सेम टाइम जैसे ही आप कैलकुलस शुरू करोगे तो आप देखोगे बेसिक मैथ्स में जो हमने बात की थी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके ही कैलकुलस फर्दर डेवलप होता है। तो आइए चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शुरू करते हैं कहानी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। आप लोग बचपन से एक्सपोनेंट जान रहे हो, ठीक है, आप लोग बचपन से एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 7 की पावर 9, ये सारे क्या हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। 7 की पावर हाफ। आपने देखा होगा एक खास बात कि आपने कभी नेगेटिव वैल्यूज़ की आपने एक्सपोनेंट तो ली होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ की हर एक्सपोनेंट्स नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि -4 का स्क्वायर रूट रियल होता है तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं होता है। आपसे मैं बोलूँगा कि क्या आप -3 का क्या 1 पावर 4 निकाल सकते हो, आप बोलोगे नहीं। आप पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो। तो आपको ये समझना है कि जब आप एक्सपोनेंट देखते हो तो उसमें एक बेस होता है और एक पावर होता है। तो बेस, अगर हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो बेस की एक लिमिटेशन होती है कि वो बेस क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली वो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप -12, -2, -3 जैसे नंबर लेंगे तो आप क्या करोगे, अगर आप उसकी इनपुट डालोगे हाफ तो आउटपुट ही नहीं आएगा। ऐसे करके इनफिनाइट नंबर्स होंगे बिटवीन 2 नंबर जिसके लिए वो आउटपुट नहीं देगा। जैसे अगर मैं देखूं सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही अगर मैं देखूं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इन सारे नंबर इनपुट्स के लिए आपका नेगेटिव वैल्यू का एक्सपोनेंट आप निकाल ही नहीं सकते। तो आप उसका ग्राफ कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, मतलब इसका फंक्शन कभी आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप फंक्शन निकालोगे तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या सबसे पहली बात है कि बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। सबसे पहली बात ये एकदम ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंट फंक्शन का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब a टू द पावर x, अगर मैं कोई फंक्शन बोलूँ y = a टू द पावर x, तो a जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, याद रहेगा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपका सवाल आएगा सर 0 पे क्या होगा। नेगेटिव को तो मैंने रिमूव कर दिया, नेगेटिव रियल नंबर्स हटा दिया, सर a नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बताइए कि मैं अगर a को 0 बना दूं तो क्या आप 0 टू द पावर -1 निकाल सकते हो? क्या आप 0 टू द पावर -2 निकाल सकते हो? क्या आप 0 टू द पावर -3 निकाल सकते हो? जैसे ही आप 0 टू द पावर -1 बोलते हो क्या हो जाता है 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जैसे ही आप 0 टू द पावर -2 करते हो तो क्या होता है 1/0 अगेन। तो मतलब क्या होता है कि आप 0 के लिए भी एक्सपोनेंट फंक्शन नहीं निकाल सकते नेगेटिव वैल्यूज के लिए। पॉजिटिव के लिए तो आप बोल दोगे सर 0 हो जाएगा, सीधी लाइन, y = 0 टू द पावर x। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है सर 0, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। तो फिर से हम बेस में 0 नहीं डालते हैं। तो बेस में हम क्या क्या रिजेक्ट करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। फिर क्या रिजेक्ट करते हैं बेस में हम 0 रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका सवाल आता है कि सर क्या आप 1 रख सकते हैं? आप बोलो कि अगर y = 1 टू द पावर x करो तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो ये है y = 1 टू द पावर x, लेकिन क्या ये एक्सपोनेंट फंक्शन है? क्या ये एक्सपोनेंटली बढ़ या घट रहा है? ये तो कांस्टेंट है। y = 1 टू द पावर x का मतलब आप कुछ भी वैल्यू डाल दो x की, आप इनपुट कुछ भी डाल दो, आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। y = 1 टू द पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो खास बात क्या है, a क्या क्या हो सकता है, a क्या क्या हो सकता है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं हो सकता है। a नेगेटिव नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है,
ए 1 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ए 0 से 1 कुछ भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर। देखिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इस पर ध्यान रखिए। ए इज नॉट इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है एंड ए इज कॉन्स्टेंट, मतलब ए आपका वेरिएबल नहीं है, ए आप चेंज कर सकते हो, ए हाफ रख सकते हो, 1/3 रख सकते हो, तो सबके लिए यूनिक फंक्शन आप ड्रॉ कर दोगे। तो ए आपका, तो आप जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हो तो आपको ए की ये खास बात ध्यान में रखनी होगी। आइए देखते हैं, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप जैसा देख रहे हो कि आपके पास ए जो है, ए क्या हो गया, ए या तो आपने डिफाइन किया कि भैया ए हैज़ टू बी 0, दूसरी बात आपने डिफाइन की ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया ये, ए या तो ग्रेटर देन 1 होगा या ए 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये दो कैटेगरी को हम ध्यान देंगे कि क्या होगा जब 1 से बड़ा होगा और क्या होगा जब ए 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आइए देखते हैं, पहले ए ग्रेटर देन 1 लेते हैं जिसमें आपका ए की वैल्यू मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जब मान लीजिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, आप देख रहे हो आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। आप देख सकते हो आपका इनपुट ये है x, राइट, रेड हो गया, इसको थोड़ा और डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हो कि इनपुट क्या है आपका x, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इनपुट x, और आपका आउटपुट क्या है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। तो अगर आप इनपुट 0 रखते हो तो 2 टू द पावर 0 क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, 2 टू द पावर 0 बताओ क्या होता है, 1 होता है। तो इनपुट क्या हो गया 1, ठीक है। आपने आउटपुट रखा 1, तो 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2। आपने इनपुट रखा 2, तो 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4। आपने इनपुट डाला -1, 2 टू द पावर -1। अगर आप लोग ये सब नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप 8th में एक्सपोनेंट पढ़े नहीं हो, ठीक है। So 2 to the power -1 का मतलब क्या होता है 1/2। So this is like 1/2। तो आपने इनपुट डाला -1, आउटपुट आया 1/2। सिमिलरली जब आप इनपुट डालोगे -2 तो आउटपुट आएगा 1/4, और जब आप इनपुट डालोगे -10 तो आएगा 1/2 to the power 10 विच इज लाइक अ बिग नंबर 1/1024, है ना। 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB 1024। सो 2 to the power 10 बाइनरी की कहानी आपको याद होगी। तो 1/2 to the power 10 अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो आप ये देख रहे हो कि 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 8 होगा, 4 पे 16 होगा। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बढ़ रहा है, और निगेटिव में आ जाओ -1 पे हाफ हो रहा है, -2 पे 1/4 हो रहा है, -3 पे 1/8 हो रहा है, -4 पे। तो आप देख रहे हो कि निगेटिव वैल्यूज के लिए एकदम नीचे चला जा रहा है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर जा रहा है। तो आपको ग्राफ का सेंस मिल गया होगा। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 0 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 1, मैंने 1 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 2, मैंने 2 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 4, मैंने 3 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 8। ऐसे करके आप स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे, इतना काफ़ी है। आपने जैसे -1 डाला तो आउटपुट क्या आया हाफ, आपने जब -2 डाला तो आउटपुट क्या आया 1/4, जब आपने -3 डाला तो आउटपुट क्या आया 1/8, जब -4 आया तो क्या आया 1/16, -5 1/32। तो आप देख रहे हो कि ये जो जैसे जैसे हम नेगेटिव के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, आपका जो ग्राफ है आपके x एक्सिस को टच करता हुआ लग रहा है, लेकिन टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, आप डाल लो x की वैल्यू -100, आपने इनपुट डाल दिया -100, तो y क्या होगा 2 to the power -100, क्या हो गया 1/2 to the power 100 विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव नंबर, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव नंबर। आप x की वैल्यू डाल दो -1000, तो y क्या हो जाएगा 1/2 to the power 1000 विच इज़ अगेन अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। आप जो सबसे बड़ा नंबर जानते हो, लेट से आप लोग को पता है सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, डेफिनेटली इन्फिनिटी से हर चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा नंबर आप जानते हैं जिसको आप वर्ड से कह सकते हैं और बहुत बड़ा है। 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा, एक होता है गूगल और एक होता है गूगल प्लेक्स। अब आप सोच रहे हो कि ये साउंड कर रहा है गूगल जैसा, तो हाँ, अगर जो गूगल की स्टोरी अगर आपको पता हो कि गूगल का नाम कैसे रखाया गया था, ये जो गूगल है ये इस नाम का इन्वेंशन अराउंड 1930 से 40 के बीच में हुआ था। एक मैथमेटिशियन थे
अमेरिकन मैथमेटिशियन मिस्टर कास्टर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो एक दिन अपने 9 ईयर ओल्ड नेफ्यू के साथ वॉक पे थे और उन्होंने बोला कि अच्छा इमेजिन करो एक नंबर 10 पे पावर 100, मतलब 10 पे मतलब 1 पे 100 जीरोस, उस नंबर को आप क्या कहोगे? तो उसके जो 9 ईयर नेफ्यू ने कहा गूगोल, ही सेड द वर्ड गूगोल, और उन्होंने ये नाम पेटेंट करा लिया कि हाँ इस नंबर को आज से हम गूगोल कह रहेंगे। मैथमेटिकल वर्ल्ड में इस नाम को एक्सेप्टेंस मिल गया। अब ठीक उसके कई सालों बाद हमारे गूगल के फाउंडर्स क्या हैं दोनों? लैरी पेज एंड सर्जी ब्राइन। लैरी पेज एंड सर्जी ब्राइन ये दोनों बैठ के सोच रहे थे व्हाट नेम शुड वी गिव टू गूगल, क्योंकि उनका जो आइडिया था टू स्टोर अ बिग अमाउंट ऑफ आइडिया, तो वो दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड नेम। तो उनको दिमाग में आया सबसे पहला वर्ड गूगल प्लेक्स, जो गूगल से भी बड़ा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू, आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक, डोंट वरी, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, 10 to the power गूगल। गूगल प्लेक्स इज 10 to the power गूगल। गूगल मीन्स आप 1 फॉलोड बाई गूगल 0, एंड व्हाट वाज गूगल? गूगल वाज 10 to the power 100। तो सर जी ऐसे ही सोचा कि लेट मी चेक वेदर एनीवन हैज गॉट दिस नेम एज पेटेंट और नॉट। ही mistyped while writing Google. What he write? Google. What he write? Google. He wrote Google and then he found that okay this name can be taken, और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम Google रख दिया, which was a misspelling of Google. Okay, now coming back to our topic. So you see, तो आप क्या देख रहे हो? जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज आप बढ़ाते जा रहे हो, बहुत छोटा नंबर हो रहा है, बट दैट छोटा नंबर इज स्टिल ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो कि कहानी कुछ ऐसी है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बताओ कोई भी ऐसा इनपुट है जिसके लिए 2 to the power x डिफाइंड नहीं है? आप माइनस करोड़, माइनस अरब, माइनस खरब सब लिख सकते हो, माइनस गूगल प्लेक्स भी ले सकते हो, और हाईएस्ट पावर गूगल की भी पावर डाल सकते हो, गूगल प्लेक्स की भी पावर डाल सकते हो, इट विल टेक एवरीथिंग। तो आप कहोगे डोमेन क्या है? तो आप कहोगे डोमेन इज, तो आपसे कोई पूछे y इज इक्वल टू 2 to the power x का डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल एज इनपुट। आपने देखा कि आपकी ग्राफ देखो, आप टोटली आपकी ग्राफ 0 को कभी टच नहीं कर रही है। आपने गौर से देखा होगा कि आपकी ग्राफ 0 कभी टच नहीं करेगी। आप जितनी भी नेगेटिव इनपुट्स डाल दो, डाल दो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। 0 कभी नहीं होगा। तो जब 0 कभी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? जब 0 कभी नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। सो यू कैन से द रेंज इज y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो यू कैन सी y नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, दैट इज ग्राफ ऑलवेज रिमेन अबव x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर है, मतलब आपका ऑर्डिनेट कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है। ऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आउटपुट कभी 0 नहीं हो रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग, ये बहुत अहम पार्ट है। अगर मैं, आपकी इनपुट कैसे इंक्रीज होती है? लेफ्ट से राइट। आपकी इनपुट कैसे इंक्रीज होती है? आप जब एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट जाते हो। और आपकी आउटपुट कैसे इंक्रीज होती है? जब नीचे से आप ऊपर जाते हो। तो आप ये बात देख सकते हो इस ग्राफ में कि आप इनपुट, जब आप लेफ्ट पे कुछ इनपुट लेते हो और जो राइट में कुछ इनपुट लेते हो, दोनों का जो आउटपुट आप देखते हो, डेफिनेटली दिस आउटपुट इज बिगर देन दिस आउटपुट, दिस आउटपुट इज बिगर देन दिस आउटपुट। सो व्हाट यू कैन सी दैट x जैसे जैसे इंक्रीज करता है, y भी वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है फॉर दिस फंक्शन। सो व्हाट वी कैन से, we can say that this function is strictly increasing. This function is strictly increasing, मतलब हर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है और बढ़ के आ रहा है। हर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, और इनपुट आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो आउटपुट वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो आप कहोगे इस फंक्शन को क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसका मतलब है कि हर एक इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट है, हर एक इनपुट पे एक आउटपुट, हर एक इनपुट पे एक आउटपुट। जैसे देख सकते हैं, इस इनपुट पे ये आउटपुट, 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 और ये आउटपुट और किसी इनपुट के लिए नहीं। तो आप कह सकते हो ये फंक्शन क्या है? 1 1। तो आपको अगर कोई बोलता है कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो बाय डेफिनेशन डिफॉल्ट वो 1 1 फंक्शन हो जाता है।
ठीक है। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे वन वन और मेनी वन का क्या मतलब है। जब हम इक्वेशन इन इक्वेशन हैंडल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार इस बात को क्यों कर रहा हूँ वन वन और मेनी वन। अभी तो इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अभी हम जब सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा बहुत जानते हैं वन वन मेनी वन, आपने देखा है, बट आपने उसको नाम नहीं दिया, आपने उसको फॉर्मुलाइज नहीं किया, जो कि आप कैलकुलस की पढ़ाई में फॉर्मुलाइज करते हैं। तो आपसे कोई पूछे y इज इक्वल टू द पावर x, तो आप तुरंत इसका ग्राफ बना सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। तो ये ग्राफ आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। रटा होने का मतलब है सुबह उठ के गायत्री मंत्र की तरह याद नहीं करना है, सुबह उठ के डिराइव करना है, देखना है, एक्सपोज होना है, ताकि हमें ये याद रहे। आइए दूसरा ग्राफ देखते हैं। इस बार हम a की वैल्यू 2 से, अभी क्या था 2 क्या था, a ग्रेटर देन 1 हमने ले लिया था, अब क्या है 0 to 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस बार a की वैल्यू हाफ ले ली, ठीक, हाफ से स्टार्ट करते हैं। सेम वे हाफ टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर पे आप पावर 0 डालोगे तो क्या होगा। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ओके। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा हाफ, इनपुट 2 है तो आउटपुट क्या होगा 1/4, इनपुट अगर -1 है, हाफ टू द पावर -1 तो क्या होगा 2, इतना तो पता होगा। और हाफ टू द पावर -2 है तो 4, और हाफ टू द पावर -10 है तो 2 to the power 10, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर, ओके। सो अगर आपको नेगेटिव है तो आप रेसिप्रोकल ले लेते हो, हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है और 2 to the power 10 हो जाएगा। तो आप देखते हैं, इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, पहले आप यहाँ देखो, आप 0 पे 1 थे, 1 पे हाफ थे, 2 पे 1/4 थे, 3 पे 1/8 थे, 4 पे 1/16 थे, 5 पे 1/32 थे, 10 पे 1/2 to the power 10 थे। तो आप देख सकते हैं आप पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए घटते जा रहे हो। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आप जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट, आपकी ऑर्डिनेट चिपकती जा रही है। किससे चिपकती जा रही है, एक्स एक्सिस से, मतलब आप एक्स एक्सिस के नज़दीक जा रहे हो, मतलब ऑर्डिनेट 0 की तरफ बढ़ रही है। और आप नेगेटिव वैल्यू को देख सकते हो, -1 पे 2 है, -2 पे 4 है, तो आप देख सकते हो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए काफ़ी बड़ी आ रही है। आपसे फिर कोई पूछेगा डोमेन, तो आप बोलोगे डोमेन इसका आर है, क्योंकि हर रियल वैल्यूज़ के लिए इसका आउटपुट एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछेगा इसका रेंज क्या है, तो आप बोलोगे अभी भी इसका रेंज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आप हाफ टू द पावर 100 कर दो तो क्या होगा 1/2 to the power 100, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट येट इट इज अ पॉजिटिव नंबर। आप हाफ टू द पावर बिलियन कर दो, very small number but still a positive number, so you are going to say the range is going to be y is strictly greater than 0, okay। आप देख सकते हो वही बात है, y never take the negative value, that is graph always remain above x axis। जब ग्राफ हमेशा ऊपर x axis कर रहा है तो आप कह सकते हो डेफिनेटली कि इसका रेंज नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ग्राफ नीचे आता है तो इसका मतलब उसकी रेंज, उसकी आउटपुट नेगेटिव हो सकती है। अगर ग्राफ टोटली नीचे रहे, ऊपर ना जाए, तो उसका मतलब होता है आपका रेंज कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ग्राफ अगर लेफ्ट साइड में ना हो तो आप कह सकते हो, मतलब आप लेंथ से देख सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देख सकते हो ग्राफ की डोमेन क्या है, और आप वर्टिकल डायरेक्शन से देख सकते हो, वर्टिकल सेंस से आप देख सकते हो आपकी रेंज क्या है। तो मतलब आप एब्सिसा से देख सकते हो आपका डोमेन क्या है, और आप ऑर्डिनेट से देख सकते हो आपकी रेंज क्या है। तो एंड द वैल्यू ऑफ, अब आप गौर से देखिए, जब -2 था तो वैल्यू क्या थी 4, फिर जैसे आपने इनपुट बढ़ाया -1 किया तो क्या हो गया, घट गया। फिर आपने इनपुट 0 किया तो क्या हुआ, फिर घट गया। जब आपने इनपुट 1 किया तो हाफ हो गया। तो आप देख रहे हो इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, आउटपुट वैसे वैसे घट रहा है। इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, आउटपुट वैसे वैसे घट रहा है। एब्सिसा जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हो रहा है, ऑर्डिनेट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब आपका ग्राफ इनपुट बढ़ने से आउटपुट घट रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब आपका ग्राफ 1-1 है। 1-1 मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देगा, जो आप देख सकते हो। तो आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इट इज गोइंग टू बी 1-1 फंक्शन। तो आप देख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे x बिलोंग्स टू r, तो मतलब अगर आप y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x का बोले तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, रेंज इज y इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 1-1। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप गौर से देखोगे कि हाफ और 1/2 का अगर ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखो कैसे, आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 2 to the power x ब्लू कलर से है, और रेड से y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जो रेड कलर का ग्राफ है y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x,
y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x। आप गौर से देखो तो इसको आप टू टू द पावर माइनस एक्स भी लिख सकते थे। टू टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, आपने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, मतलब इसके लिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके लिए वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का काम करेगा, और इसके लिए जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का काम कर रहा है उसके लिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का काम करेगा। इसलिए यू सी दे आर सिमेट्रिक, सो यू कैन से दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बिकॉज दे आर सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। ओके, देखिए अगर जैसे क्या कहते हैं हमने y इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स का बनाया है, y इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स का बनाया है, y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया कि मैंने a को 1 से बड़ा रखा और देखा कि इनमें क्या कहानी है। तो आप देख सकते हो टू टू द पावर एक्स रेड से है, थ्री टू द पावर एक्स ग्रीन से है और फाइव टू द पावर एक्स ब्लैक से है। पहले पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज में आपको साफ दिख रहा होगा कि रेड नीचे है, ग्रीन बीच में है और 4 स्टीपर है। तो आप कह सकते हो कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है स्टीपनेस बढ़ता है। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए स्टीपनेस बढ़ रहा है, स्टीपनेस इज राइजिंग। 2 से ज़्यादा स्टीपर है 3 से ज़्यादा स्टीपर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो 2 पे पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 इज 3 एंड 3 की पावर 2 इज 9, सीधे 9 जंप कर गया। एंड 3 क्यूब इज 27 एंड 2 क्यूब इज 8, तो 8 था ये सीधे 27। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 2 से कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा जंप कर रहा है और 5 उससे भी ज़्यादा जंप करेगा। सो दैट इज़ वाई यू सी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज 2 3 5 में स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। 6 का और स्टीपर हो जाएगा, 7 का और स्टीपर हो जाएगा, 5.5 का 5 से स्टीपर होगा, 6.6 का 6 से स्टीपर होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप 1 की वैल्यू बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपके कर्व का स्टीपनेस बढ़ता रहेगा। नेगेटिव वैल्यूज में आके देखिए, आप देखिएगा रेड अब ऊपर आ गया है, ग्रीन बीच में है और ब्लैक सबसे नीचे है। इसमें आप कह सकते हो नेगेटिव वैल्यूज के लिए 5 ज़्यादा शैलो है, बीच में 3 है, तो शैलोनेस जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे शैलोनेस भी घटेगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज। जैसे अगर आप कहेंगे 6 टू द पावर एक्स का नेगेटिव वैल्यूज में और शैलो हो जाएगा, 10 टू द पावर एक्स में नेगेटिव वैल्यूज में और शैलो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर a ग्रेटर देन 1 है और a की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए स्टीपर होगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए शैलोअर होता जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं हाफ टू द पावर एक्स 1/3 द पावर एक्स, तो आपको पता है हाफ इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। तो आप देखिए 0 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 1/5 बहुत ही ज़्यादा स्टीप है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, बीच में 1/3 है और फिर हाफ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टे साइन की तरह करेगा और शैलोनेस में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, बिकॉज आप ये इस टाइप की ग्राफ्स रेगुलरली देखने वाले हैं, आपके एनालिसिस में भी आएगा, इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में भी आप देखोगे ये सारे ग्राफ्स यूज़ होंगे, और इसके केमिस्ट्री फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर सब में भी आप एक्सपोनेंट ग्राफ से सब देखेंगे एंड दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन स्टीपनेस एंड ऑल, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब आके समझते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इनइक्वालिटी में कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हो, आई यूज डिफरेंट कलर, जैसे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ए कांस्टेंट। मैं इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ। तो आपको पता है 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x सब ग्राफ क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एकदम स्टीप ऐसे बढ़ रहा था, राइट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a कब कितना शैलो होगा कितना स्टीपर होगा। आप ये देख सकते हो कि डोमेन इसका रियल है, रेंज इसका ये है, और आपको ये भी पता है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसका मतलब क्या होता है, इफ p इज ग्रेटर देन q, मतलब मान लीजिए ये p है आपका, ये q है, तो डेफिनेटली इनपुट p का q से बड़ा है, तो आउटपुट आप देखिए क्या हो रहा है, p का आउटपुट और q का आउटपुट। आप बताइए किसका आउटपुट बड़ा है, तो डेफिनेटली p का आउटपुट बड़ा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आई कैन से इफ p इज ग्रेटर देन q देन a टू द पावर p इज ग्रेटर देन a टू द पावर q। इसको अगर मैं ऐसे सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अगर कोई आपसे पूछता है, एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कहूँ, कोई आपसे पूछता है 1.2 टू द पावर 10 और 1.2 टू द पावर 11, बताइए कौन बड़ा होगा, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो 1.2 टू द पावर 11 क्योंकि a 1 से बड़ा है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपसे कोई पूछता है 1.2 टू द पावर 100 और 1.2 टू द पावर 102 कौन बड़ा है, तो आप कहोगे ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 से a आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई आपसे पूछता है 2 टू द पावर 100 और 2 टू द पावर 101 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 101 क्योंकि बेस
1 से बड़ा है, और पावर जैसे बड़ा होगा वैसे बढ़ेगा क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इनइक्वालिटी में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई पूछता है कि लेट्स से अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो 2 टू द पावर अल्फ़ा और 2 टू द पावर बीटा में कौन बड़ा होगा? तो आप कह सकते हो 2 टू द पावर अल्फ़ा। वाई? बिकॉज इनपुट एक अल्फ़ा इज़ बिगर देन बीटा, तो इनपुट 1 इज़ बिगर देन इनपुट 2, सो आउटपुट 1 वुड बी बिगर देन आउटपुट 2, क्योंकि अल्फ़ा का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है और बीटा का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेम वे अगर आप y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स जब 0 टू 1 के बीच में, जैसा कि मैंने हाफ 1/3 1/5 सबका देखा था, तो आप देख रहे थे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा था वैसे वैसे आउटपुट घट रहा था। तो आपको जैसे देख सकते हैं P आपका इनपुट बड़ा है Q से, इनपुट बड़ा है P Q से, लेकिन आप आउटपुट देखोगे तो डेफिनेटली Q का आउटपुट ज़्यादा बड़ा है Q से। तो आप कह सकते हो इफ P इज़ ग्रेटर देन Q देन A टू द पावर P वुड बी लेस देन A टू द पावर Q ओनली व्हेन A लाइज बिटवीन 0 टू 1। तो अगर आपसे कोई पूछे 0.2 टू द पावर 100 और 0.2 टू द पावर 1000 में कौन बड़ा है, बताइए कौन बड़ा होगा? 100 डेफिनेटली 1000 से छोटा है, तो साइन आपको पता है 100 इज़ लेस देन 1000। तो अगर साइन में उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 0.2 टू द पावर 100 इज़ डेफिनेटली बिगर देन 0.2 टू द पावर 1000, क्योंकि 100 आपका कहीं आप सॉरी, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि अगर आपसे कोई ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि √3 जस्ट अ सेक, अगर आपसे कोई पूछता है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो √3/2 टू द पावर अल्फ़ा और √3/2 टू द पावर बीटा में बड़ा कौन होगा? तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ये बड़ा होगा, क्योंकि √3/2 टू द पावर एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि a जब 0 से 1 के बीच में है, √3/2 क्या है? 0 से 1 के बीच में है। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। अगर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि साइन उल्टा हो जाएगा। जैसा कि अगर आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे उल्टा क्यों जाता है, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कहानी। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लॉग से क्या हम समझते हैं। लॉग से हम क्या समझते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ लॉग को फॉर्म में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लॉग, यहाँ पे जो बेस है यहाँ छोटे में सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज द जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं। इसमें फिर से वही कंडीशन है, a टू द पावर 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a इज ए कांस्टेंट एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कहाँ से आया अभी हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। लॉग बेस बी ए, इसका मतलब हमें समझने के लिए एक्सपोनेंट को समझना होगा। आपने स्क्वायर पढ़ा था, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था, आपको याद है? आपसे पहले पूछा गया था 7 का स्क्वायर, तो आप बोलते थे 49, 9 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता था 81, आपसे पूछा जाता था 100 का स्क्वायर, आप बोलते थे 10,000। फिर आपसे पूछा जाता था 100 का स्क्वायर रूट, तो आप इमेजिन करते थे किसका स्क्वायर 100 होता है, तो आप बोलते थे 10। फिर आपसे पूछा जाता था कि 361 किसका स्क्वायर रूट, 361 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलते थे किसको मल्टीप्लाई करता था तो 361 आ जाता था, तो आपको याद आता था 19, तो आप 19 बताते थे। फिर उसके बाद आपने फॉर्मुलाइज क्या सीखना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो रिश्ता था उल्टे सोचने का था, मतलब आपको रिवर्स थिंकिंग करना है। मतलब आपको इनपुट दिया जाता था, स्क्वायर क्रम में इनपुट दिया जाता था, उस वक्त आउटपुट निकाल देते थे। अब क्या है, आउटपुट दिया जाता है, इनपुट निकालना है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं अगर आप एक्सपोनेंट में ही सोच रहे हैं तो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्यूब और क्यूब रूट, आपसे पूछा जाए 2 का क्यूब आप बोलोगे 8, आपसे पूछा जाएगा 3 का क्यूब आप बोलोगे 27, आपसे पूछा जाएगा 4 का क्यूब आप बोलोगे 64। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 729 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे कौन से नंबर को मैं उससे 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 729 आ जाता, तो आप बोलते हो 9। तो उल्टा सोचना है, रिवर्स थिंकिंग। तो एक्सपोनेंट का भी एक रिवर्स थिंकिंग होता है, और एक्सपोनेंट का रिवर्स थिंकिंग होता है लॉग। जैसे अभी मैं एक और एग्जाम्पल अच्छा दे देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ 2 टू द पावर 4 तो आप क्या बोलते हो? 16। आपसे मैं पूछूँ 3 टू द पावर -1 तो आप क्या बोलते हो? 1/3। आपसे मैं पूछूँ 5 टू द पावर -12 तो आप बोलते हो 1/√5। ऐसे करके आपको हैंडल करना आता है चीज़ें, ठीक। ये सवाल आप क्लास 7 8 से करते आ रहे हो। जब आपसे पूछा जाए कि 5 टू द पावर x इज 125, टेल मी व्हाट इज x,
आपसे पूछा जाए 7 to the power x is 1/7, टेल मी व्हाट इज x। आपसे पूछा जाए 3 to the power x is 1/27, टेल मी व्हाट इज x। 9 to the power x is 1, टेल मी व्हाट इज x। अब ये चारों सवाल आपसे पूछा गया है, चारों सवाल एक्सपोनेंट के ही हैं। ये चारों सवाल किसके हैं? एक्सपोनेंट के। आपसे पूछा गया 5 to the power x is equal to 125, देन व्हाट इज x। तो मतलब 5 पे कितना पावर दो कि 125 आ जाए? यही हुआ ना, 5 पे कितना पावर दो कि 125 आ जाए? आपने बोला 3। फिर आपसे पूछा गया 7 to the power x 1/7, तो आपने बोला x पे कितना पावर दो कि 1/7 आ जाए? तो आपने बोला -1। फिर आपसे पूछा गया 3 to the power x is 1/20, मतलब x पे मैं कितना पावर दूँ कि 1/27 आ जाए? तो आपने लिखा -3। फिर आपसे पूछा गया 9 to the power x is equal to 1, तो x पे कितना पावर दूँ? तो आपने लिखा 0। सो दिस इज व्हाट यू डिड। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को लॉग से बदल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लॉग के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ log 5 125। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ log base 7 1/7। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ log base 3 1/27, और इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ log 9 base 9 1। अब मैं ये चारों सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आप बोलोगे सर ये चारों सवाल डिफरेंट है, एक्सपोनेंट का नहीं है। बट एक्चुअली में ये सवाल एक्सपोनेंट का ही है, क्योंकि log इसी का मतलब होता है। मतलब log 5 125 का मतलब होता है 5 पे मैं कितना पावर दूं कि 125 आ जाए? बताओ कितना दूं? तो आप बोलोगे 3। log 7 1/7 का मतलब होता है 7 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/7 आ जाए? आप बोलोगे -1। log 3 1/27, 3 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/27 आ जाए? बोलोगे -3। मैं बोलूँ log 9 पे मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए? तो आप बोलोगे 0। तो आप समझ रहे हो कि आप बेसिकली लॉग कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, ये एक्सपोनेंट का ही उल्टा पार्ट है। मतलब एक्सपोनेंट में जो इनपुट था वो आपको जब पता होता था तो आप आउटपुट बताता था। अब लॉग इस तरीके से समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट का आउटपुट छुपा लिया गया है, एक्सपोनेंट का आउटपुट दे दिया गया है और आपसे इनपुट पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे log BA का मतलब क्या है, तो आम चाल की भाषा में आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आम चाल की भाषा में? जैसे ही आप देखोगे log BA या log कचरा कूड़ा, log बेस कचरा कूड़ा, तो मतलब होता है कि भाई कचरा को कितना पावर दिया जाए कि कूड़ा आ जाए, दैट इज द आंसर। मतलब log बेस BA का मतलब है कि B को कितना पावर दिया जाए कि A आ जाए। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज log BA, तो आप बोलोगे सर B को कितना पावर दूं कि A आ जाए। यही होता है सर log BA का मतलब, और कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि log BA का मतलब होता है B को मैं कितना पावर दूं। और अगर आप ये कभी नहीं भूलोगे ना, तो आपको log की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ग्राफ, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कब कर देते हैं? जब बेसिक भूल जाते हैं। हम 10th फ्लोर से डरने कब लग जाते हैं? जब ग्राउंड फ्लोर को भूल जाते हैं। हम 20th फ्लोर में लिफ्ट खराब हो जाता है तो क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हम सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना भूल जाते हैं। लेकिन जिसको सीढ़ी से उतरना चढ़ना आता है, आप उसको 100 फ्लोर पे भी ले जाओ, उसको पता है, वो पैनिक नहीं करेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जो सीढ़ी ऊपर जाती है वो सीढ़ी नीचे भी आती है। तो बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा फिलॉसफी की बात नहीं है, ये बहुत ही लाइफ की बात है। आप फिलॉसफी भी कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये अंग्रेजी में लिख रखा है log base BA, the logarithm of a number A to a base B is the exponent indicating the power to which B must be raised to obtain it। यही हिंदी में यही है कि B को कितना पावर दिया जाए कि A आ जाए। ओके भाई, log BA means logarithmic of a number A to the B if base log base BA is equal to x then B to the power x है। वही बात है, एकदम सेम बात वही चल रही है कि भैया B को कितना पावर दें कि A आ जाए। मतलब log BA is equal to x का मतलब क्या हुआ? B to the power x is equal to A। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे log 5 125 is equal to 3, इसका मतलब क्या हुआ? 5 to the power 3 is equal to 125। यही मतलब हुआ, और कोई मतलब नहीं हुआ। तो log base BA is equal to x is nothing but B to the power x is equal to A, जो कि मैं आपको समझा रहा था अभी भाषण में। चलिए आप इसका आंसर बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप सबको पता है। 4। ओके, इसका
3 पे मैं कितना पावर दूं कि 27 आ जाए? आपको पता है। 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/4 आ जाए? यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, 1/4 कहाँ से आ गया? आपको पता है माइनस से 1/4 आता है, माइनस से रेसिप्रोकल होता है, और 2 to the power 2 4 होता है, तो आप बोलोगे इसका आंसर -2 होगा। ओके, घबराने का कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका आप लॉग नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रेंज है वो नेगेटिव नहीं होता। आपने याद होगा, आपका रेंज नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव मतलब आपको पता है कि 3 लॉग, अच्छा इसका पहले मतलब समझो, log 3 - 27 मतलब 3 पे मैं कितना पावर दूं कि -27 आ जाए? सर 3 पे आप जितना भी पावर दे दीजिए वो 0 कभी नहीं होता, वो 0 के नीचे क्या जाएगा? 3 की पावर आप कुछ भी डाल दो वो सर 0 ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता? क्योंकि आपने y = 3 to the power x का ग्राफ बनाया था। तो आप बोलोगे सर ये तो एब्सर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया सर? मतलब नहीं है इसका कुछ। दूसरा, log 116, सर 1 पे कितना पावर दो कि 16 आ जाए? अरे भाई 1 पे तुम दुनिया की जो भी पावर दे दो, एक ही रहता है। तो सर ये भी एब्सर्ड बात है। log 0 to the power 5, सर 0 पे कितना पावर दो कि 5 आ जाए? अगेन एब्सर्ड। log -2 पे कितना पावर दूं? आपको पता है कि आपने जो y = a to the power x का ग्राफ समझा था, उसमें आपने कहा था कि भैया a नेगेटिव नहीं हो सकता, a नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसका log का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। 2 पे कितना पावर दूं कि 0 आ जाए? कभी नहीं आएगा, जो भी कर लो। सो दीज थिंग्स हैव नो रियल सेंस, बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इस इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इनफैक्ट दीज आर एब्सर्ड, the reason being such that no exponent could be found. Okay, so in general the expression log b is meaningfully only if a and b both are positive. आपको ये समझ में आ गया? b को भी पॉजिटिव होना होगा, मतलब बेस को पॉजिटिव होना होगा, और a मतलब जिसका आप log निकाल रहे हैं, मतलब जो आपका एक्सपोनेंट का आउटपुट था, एक्सपोनेंट का जो रेंज था जो कि पॉजिटिव था, तो आप कह सकते हो कि आप a और b दोनों को पॉजिटिव होना है, एंड b शुड बी नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि आप 1 पे जितना ही पावर दो कहानी कोई नहीं बनने वाली। ठीक है, बिल्कुल उल्टे तरीके से सोचेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द शेप ऑफ ग्राफ y = fx log ax बाय टेकिंग अ सर्टेन इमेज। फिर से a आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। a क्या क्या दो हिस्से में डिवाइड हो चुका है? a या तो 0 से 1 है या a > 1 है। हम दोनों केसेस को समझेंगे। ओके, तो फिर से हमारा प्यारा नंबर 2 मैं जानबूझ के लेता हूँ क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन करना आसान होता है, आपको समझने में आसानी होती है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया y = log base 2x का मतलब क्या है, तो आप बताओ। इनपुट आपने क्या दिया? 1। आउटपुट क्या आया? मतलब log 2 1 क्या होगा? 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए? 0। log 2 2, इनपुट मैंने डाला 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 2 आ जाए? 1। log 2 4, 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 4 आ जाए? 2। log 2 हाफ, 2 पे मैं कितना पावर दूं कि हाफ आ जाए? -1। 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/4 आ जाए? -2। 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 1/2 to the power 10 आ जाए? इसको देखिए, आपसे पूछा गया log 2 2 to the power 1/2 to the power 10, है ना? ये पूछा गया। अब आप अंदर भूल जाओ कि क्या है, इसको देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 to the power -10। तो 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 2 to the power -10 आ जाए? -10 आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो कि 1 से 2 से 2 से 4 आपका देखो, इनपुट जैसे बढ़ा रहे हो 1 to 4, आउटपुट भी बढ़ रहा है, इनपुट के साथ आउटपुट बढ़ रहा है। अगेन देखो, इनपुट आप बढ़ा रहे हो 1/2 to the power 10, छोटा है, उससे बड़ा 1/4। इनपुट आप बढ़ा रहे हो, आउटपुट देखो, आउटपुट भी बढ़ रहा है, -10 -2 -1। तो आप कह सकते हो कि इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ा है। ये ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट टेबल देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे y = 2 to the power x लिया है, यहाँ पे y = log 2 to the power x। आप देखो इसमें 1 0, इसका एब्सिसा 1 0 है, इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है? 0 1। आप और से देखो, ये 2 1 है, ये क्या हो गया? 1 2। ये 4 2 है, ये 2 4। ये 1/2 -1 है, ये -1/1/2। 1/4 -2 -2 1/4। 1/2 to the power 10 -10 माइनस, क्या हो गया कहानी?
इसका इनपुट उसका आउटपुट बन गया, उसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, मतलब उल्टा हो गया। मतलब जो इनपुट एक्सपोनेंट का था वो लॉग का आउटपुट बन गया है, और जो आउटपुट एक्सपोनेंट का था वो लॉग का इनपुट बन गया है। आप ऑलरेडी एक्सपोनेंट कर चुके हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा सोचने में। जैसा कि देख सकते हैं, इफ यू नोटिस द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव इंटरचेंज इन द लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द सेम बेस। ओके, एक छोटा सा बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या हो रहा है। मुझे मच्छर बहुत काट रहा है आजकल, मच्छर बहुत हो गया। इधर देखिए, मैं आपका कार्टेशियन प्लेन बना दिया। क्या बना दिया? कार्टेशियन प्लेन। ओके, और मैंने आपके लिए एक मिरर रख दिया। आप इस लाइन को पहचानते हो? आप लोग सब पहचानते हो, दिस इज y इज इक्वल टू x। ये आपका मिरर है। क्या है ये आपका मिरर है। और मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, दूसरे कलर से ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए आपका पॉइंट लिया ऑरेंज कलर से, ये एक पॉइंट है, दिस इज a कॉमा b। अब मुझे इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है। मतलब क्या? मतलब मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए। मतलब कुछ, अगर मैं इसका मिरर इमेज ऑरेंज का दिखा देता हूँ, लेट्स से पिंक से, ये मिरर इमेज, मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे इस पिंक मिरर इमेज, जो इस ऑरेंज पॉइंट का जो मिरर इमेज है वो पिंक है, मुझे उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले जाऊँगा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, जस्ट अ सेक। कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका पिंक हो गया। अब मुझे जानना है कि ये दोनों जो मिरर इमेज हैं, तो ये जो पिंक वाला बंदा है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट जानना है। ठीक है, तो बताइए इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट होगा b कॉमा ए। क्या हुआ? इसका एब्सिसा उसका ऑर्डिनेट बन गया, इसका ऑर्डिनेट इसका एब्सिसा बन गया। कैसे जादू हुआ? अभी दिखाता हूँ ये जादू। पहले हम ऑरेंज वाले को पहले दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल बन गया। सिमिलरली मैं एक पिंक ट्रायंगल बना देता हूँ जो इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अभी थोड़ा रफ डायग्राम है, डोंट वरी अबाउट द सर नहीं बनाया, ऐसे थोड़ी होता है, बट इट्स लाइक दे विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, यू नो इट राइट। नाउ एज यू नो दिस इज a comma b, which means this is a and this is b, and if you look at it, this is, इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये, तो ये हो जाएगा a, और इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये, which is b। so b is abscissa and a is ordinate for this point। तो आप देख सकते हो कि a कॉमा b का मिरर इमेज y इक्वल टू x लाइन से b कॉमा a हो गया, तो मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट पलट गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप आप समझ गए। एप्स इनपुट आउटपुट बदल गया है, एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉग फंक्शन का इनपुट आउटपुट बदल गया है। मतलब दोनों एक दूसरे का कैसा सिमेट्रिक होगा? y इक्वल टू x लाइन से सिमेट्रिक होगा। लेकिन पहले हम y इक्वल टू log 2x का ग्राफ बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है y इक्वल टू log 2x, आप जैसा कि जानते हो log 2 1 पे 0 हो गया था। इनपुट जब आपका 1 था तो आउटपुट क्या था? 0। log जब आपका इनपुट 2 था तो आउटपुट 1, log 2 to 1। जब आपका इनपुट 4 था तो आउटपुट 2। जब आपका इनपुट 6 था तो आउटपुट 3, जब आपका इनपुट 8 था तो आउटपुट 3। जब आपका इनपुट 16 था तो आउटपुट 4। तो आप देख रहे हो आपका ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इट्स विच इज़ लाइक
इंक्रीजिंग वन, राइट। एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि 1 पे 0 हो रहा है, -1 पे, सॉरी, हाफ पे -1 हो रहा है, 1/4 पे -2 हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ऐसा चिपकता जा रहा है लेकिन कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसका डोमेन क्या है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, रेंज x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप कह सकते हो कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंट का जो आउटपुट था वो इसका इनपुट है, और एक्सपोनेंट का जो रेंज था वो इसका डोमेन बन गया, और एक्सपोनेंट का जो डोमेन था वो इसका रेंज बन गया। y बिलोंग्स टू r, देख रहे हैं आप, -∞ से +∞ सारी वैल्यूज ये ले रहा है। सो यू कैन से द रेंज। तो आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर y = 2⁴x का डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो y = log 2x का रेंज y बिलोंग्स टू r होगा। y = 2⁴x का रेंज y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो log 2x का डोमेन x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हो इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है आउटपुट बढ़ता जा रहा है। इनपुट जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो, एक्सपोनेंट जितना नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी स्लो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आपके अकाउंट में मैं रोज़ 10 रुपये डालूँ और किसी के अकाउंट में मैं रोज़ लाख रुपये डालूँ, लाख रुपये वाला भी इंक्रीजिंग है, 10 रुपये वाला भी इंक्रीजिंग है। वो बात अलग है कि किसमें ज़्यादा जल्दी इंक्रीज, मतलब किसका रेट ज़्यादा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1-1 फंक्शन होगा। आपको मैंने अभी बात की थी, ग्राफ्स आर मिरर इमेजेस अबाउट y = x, सो यू कैन से y = log 2x and to y = 2⁴x, they are going to be like mirror image about y = x line। तो ये बात आपको समझ में आनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बहुत यूज़ है, सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि y = 2⁴x और y = log 2x, y = x के मिरर इमेज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यूब रूट x और x क्यूब का मिरर इमेज याद था, आपको याद आ रहा होगा। y = x³ और y = क्यूब रूट x मिरर इमेज थे एक दूसरे के y = x लाइन से। y = √x एंड y = x² फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे, आपको याद होगा, आई एम श्योर। नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट log हाफ x। तो आप अब क्या है, अब हम a की वैल्यू हाफ ले लिए, मतलब नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 0 से 1 के बीच वाली कहानी। इसको हम जनरलाइज करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ओके, नाउ अब सेम स्टोरी विल बिगिन द सेम ड्रिल। तो अगर आप इनपुट 1 देते हो, log हाफ 1, हाफ पे मैं कितना पावर दूँ कि 1 आए, तो 0। log हाफ 2, हाफ पे मैं कितना पावर दूँ कि 2 आ जाए, -1। log हाफ पे मैं कितना पावर दूँ कि 4 आ जाए, -2। log हाफ हाफ मतलब क्या है, 1। log हाफ फॉर 2 और log हाफ 1/2 to the power 10, तो क्या हो जाएगा, 10। सो यू कैन से log हाफ x का ग्राफ आप देख सकते हो, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। आप खुद से कैलकुलेट करके भी सोच सकते हो, जो मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको बताई है। कंपेयर कर लीजिए, आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे log हाफ और यहाँ पे हाफ टू द पावर x है। देख सकते हो आप, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों इंटरचेंज हो गए यहाँ, जो कि आप दिख रहा है आपको, राइट। आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल सेम आइडिया जैसे कि हमने 2 to the power x और log 2x के लिए किया था, वैसे ही हाफ टू द पावर x और log हाफ x के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। दिख रहा है आपको? तो आप इसको ऐसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि ओके, दे आर हैविंग द सेम स्टोरी, सो दे आर गोइंग टू बी मिरर इमेज अबाउट y = x लाइन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब एब्सिस और ऑर्डिनेट इंटरचेंज होता है, इसका मतलब दे आर सिमेट्रिक अबाउट y = x लाइन। y x बन गया और x y बन गया, इसलिए वो मिरर इमेज होता है, इन्वर्ट हो जाता है। So if you notice, the abscissa and ordinates have interchanged in the logarithmic and exponential function with the same base. ग्राफ जैसा कि आप जानते हैं, हम प्लॉट कर लेते हैं। 1 पे 0, 2 पे -1, सॉरी 1 2 3 4 5, सो 2 पे -1, 4 पे -2, 8 पे -3, 16 पे -4, एंड यू कैन सी दिस इज गोइंग लाइक डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। आपको दिख रहा है कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन टच नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एक्सपोनेंट का उल्टा है। आपको पता है
जब मैं हाफ टू द पावर x का डोमेन क्या लिखा था, डोमेन लिखा था x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या लिखा था y ग्रेटर देन 0। तो log हाफ x का डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, और रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, जो कि आपको पता है, और कहानी 1-1 की कहानी है। सॉरी, तो आपसे कोई पूछता है, जस्ट से it's not responding, just take 1 minute gap. It's fine. And students, do send your doubts, because it's like a one-way communication going on right now. If you send us your doubts, so then we'll definitely come to know that where you guys are getting stuck, so that we can address in our next video lecture. Whenever you will send us this chain of emails of doubts and all, that can be handled at this end of the class or at the beginning of the class in the next video lecture. So do send your doubts in your email, in your WhatsApp, or talk to your mentors, or talk directly. Most of you are talking to me, you can talk to me, most of you know me. If you don't know me, you can find my number from the WhatsApp group, or you can ask your counselor or mentor to get my number, and you can get in touch with me, and I'll help you in every aspect. Don't get bogged down if you're not able to solve problems. It's just starting. You just have to get warm up. You just have to try to get a hang of it, okay? Now when you look at this graph, the domain becomes x greater than 0, and range becomes y belongs to r, as you know, as you have already seen the pattern. Strictly decreasing, what you can see, जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे आउटपुट है, और आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, और इन इक्वेशन में भी उसका क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट में देखा था. So this is the same summary what you can see. Graphs are mirror image about y is equal to x. किसका किसका, जो हमने अभी बात की थी, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, which you see the fantastic this crisscross. What you can see, like, so they are the mirror image. You can take the screenshot of these graphs and see what these are. If you guys need the slides, you can email me, I'll send you the slides. Now this graph is interesting, what I have shown you, log base 2x and log half x. आपको remember होगा, हमने y is equal to half to the power x और y is equal to 2 to the power x का ग्राफ दिखाया था, जो कि मिरर इमेज था y एक्सिस से. तो सिमिलरली log 2x और log half x मिरर इमेज हो गया है x axis है, which is like following the same pattern, right? I hope you will be able to know that why exactly this following this pattern. Now coming to the next part. Now it's time to generalize. As we generalize y is equal to a to the power x. a to the power x में हमने क्या generalize किया था, कि हमने देखा था जब a is greater than 1, तो graph was strictly increasing, domain was x belongs to r, range was y belongs to y is greater than strictly greater than 0. बिल्कुल वैसे ही जब हमने क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, जब आपने जब y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जब a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डोमेन स्टिल x बिलोंग्स टू r है, और रेंज अगेन इट वाज अ पॉजिटिव वैल्यू, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सेम वे अगर y इज इक्वल टू log ax है, y इज इक्वल टू log ax है, वेयर a इज ए कांस्टेंट एंड a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है डोमेन, तो आप कह सकते हो कि a टू द पावर x का रेंज क्या था, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो डोमेन क्या होगा, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. और आपसे पूछा जाए कि a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1 का डोमेन क्या था, तो आप बोलते हो x बिलोंग्स टू r, तो इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू r. आपको पता है y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 वाज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड सो y इज इक्वल टू log a टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो आपको ये चारों ये वेरिएशंस पता होना चाहिए. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, व्हेन a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन व्हेन, देन p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन q एंड log a p. तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट से बड़ा है, तो इनपुट 1 इनपुट 2 से बड़ा है, तो आउटपुट 1 आउटपुट 2 से बड़ा होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, आई विल जस्ट शो यू. जैसा कि आप देखिए यहाँ पे P is definitely greater than Q. P is in the right. Now you see the output. This is the ordinate output and this is the ordinate. Definitely you can see this is bigger than this because this is shooting up. This is an increasing graph. So you can say if P is greater than Q, then log A
बेस log बेस ए पी बट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log बेस ए पी क्यू। ए क्या है? ग्रेटर देन 1। तो अगर आपसे कोई पूछता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन log 3 अल्फा एंड log बेस 3 बीटा में बड़ा कौन होगा? तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, क्योंकि इट्स एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है। और सिमिलरली जब आप a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो आपको पता है डोमेन होगा पॉजिटिव, रेंज होगा, क्योंकि हाफ a टू द पावर x जब a 0 से 1 था, a टू द पावर x जब a 0 से 1 था तो उसका रेंज क्या था? उसका रेंज था y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो इसका डोमेन क्या होगा? x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। उसका डोमेन क्या था? x बिलोंग्स टू r, तो इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू r। आपको पता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एज यू कैन सी। तो इनपुट अगर p इज ग्रेटर देन q, तो आउटपुट देखिए, ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा ये डंडा बड़ा है इससे, लेकिन आप देख लिए ये दोनों बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब ये नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली इज बिगर देन दिस, सो यू कैन से साइन विल रिवर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो log बेस रूट 3/2 log बेस रूट 3/2 अल्फा बीटा, बताइए कौन बड़ा होगा? तो आप आराम से साइन को रिवर्स कर लोगे। तो आपको दो ज्ञान अभी प्राप्त हुई। वो एक ज्ञान ये कि अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट को आउटपुट पे ले जाने के लिए इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट से आउटपुट ले जाने में इक्वालिटी बदलेगा, ओके, चेंज हो जाएगा। एक चीज़ जो जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं, आई जस्ट टेक अ क्विक थिंग टू समराइज। इसका एक टेबल बना देता हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। जैसे ही आप जब इक्वेशन चैप्टर में आओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए ये टेबल आपसे जब भी क्या कहते हैं लॉग और एक्सपोनेंट की बात हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने ये 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। ये पोर्शन मैंने दिया है a लाइज बिटवीन 0 to 1, इस पोर्शन को दिया है मैंने a ग्रेटर देन 1, सो आई गेव दिस 2 कॉलम्स। इसको मैंने दिया है a टू द पावर x, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, और इसको दिया है, इस कॉलम को दिया है मैंने y इज इक्वल टू log बेस ax। तो मतलब इस रो में आपका a टू द पावर x का ग्राफ बनेगा, और इसमें तो अगर आपसे कोई पूछता है, मैं 4 कार्टेशियन पेन बना लेता हूँ। लेट्स से आई टेक द कार्टेशियन पेन ऑफ ऑरेंज कलर, सो आई जस्ट ड्रॉ दिस, ओके। सो दिस कार्टेशियन plane, sorry, copy, जस्ट आई जस्ट शो अ रफ डायग्राम, ग्राफ जो आपको ध्यान में हमेशा रखना है आपसे। अब आई ड्रॉ द ग्राफ, विच कलर शुड आई यूज रेड कलर, ओके, टू शो द ग्राफ। नाउ लेट्स से when I have to draw y is equal to a to the power x and a is strictly greater than 1, the graph is going to be something like this. This is not going to touch it. This x axis is something like an asymptote, it will not touch it, okay. And when you have to draw y is equal to x, this is going to be something like this, so you have to remember this pattern, that y is equal to a to the power x is strictly increasing, this point is 0 comma 1, y is equal to a to the power x, this point is 0 comma 1, and when you have to draw log x, it is going to be something like this, if a is greater than 1, this point is 1 comma 0। थोड़ा सा ज़्यादा स्टीपर बन गया है, it is something like this is going to be 1 comma 0, and this is going to be something like this is again going to be 1 comma 0। जब आप ग्राफ बनाते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी, कौन से स्पेसिफिक वैल्यूज कितनी सही ले रहे हैं कि नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो शेप नेचर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आपसे कोई पूछता है कि भैया इसका डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग ग्रेटर देन 0। इससे पूछा जाएगा x बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन 0। इसका उल्टा हो जाएगा, आप बोलोगे
आप बोलोगे x ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r। इसका उल्टा हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r। आई जस्ट चेंज द कलर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई यूज ब्लैक कलर, ब्लू कलर। This is a summary, you should remember it, you should not forget it, okay? So this is like you have to remember. Second thing you have to know that, okay, I'll take which color? Green, I'll take green color. So you can say this is 1 1 function, this is also 1 1. So all the 4 is 1 1 function, you know that, okay? Now 1 1, as you can say, this is decreasing, so you are going to say strictly decreasing function. You are going to say strictly decreasing function. You are going to say strictly increasing function. You are going to say strictly increasing function. So whenever you are doing in equations, you have to remember this table. If you don't remember this table, you will not be able to solve inequations of exponent and log. And if you remember this, I can assure you will never get stuck. Never ever. Okay, coming to the next. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ज़्यादा जल्दी से मैं इसको बात करूंगा क्योंकि हम लोग पे टाइम नहीं है मेरे पास अभी, मतलब वी हैव टू फिनिश द लेक्चर। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जब हम इनइक्वालिटी और इक्वेशन पढ़ रहे होंगे लॉगरिथमिक का तो उसमें फिर से देखेंगे, लेकिन कुछ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे मिस याद है उनको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो बच्चे याद नहीं कर पाए उस पर ध्यान देंगे। लॉग ए बेस ए है, देख सकते हैं ये इक्वेशन है लॉग ए ऑफ प्रोडक्ट एम एन। मैंने मॉड ले रखा है सो दैट यू ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू को आप लॉग निकाल नहीं सकते। तो आप कह सकते हो लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ द लॉग्स। नहीं समझ में आया? देखिए अगर मैं कहूँ लॉग 1000 प्लस लॉग 10,000 इज इक्वल टू लॉग 10 इंटू 1000। आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ? आप जानते हो इसका आंसर 2 होगा, आप जानते हो इसका आंसर 3 होगा, और आप जानते हो इसका आंसर 5 होगा। तो 2 + 3 = 5। ये इसको प्रूव करने के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकते हैं। 8x इंटू 8y इज इक्वल टू 8x + y। यू नो दिस राइट? आपको अगर प्रूव करना है, जल्दी से प्रूव कर देता हूँ मैं। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है लॉग ए एम और एन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, लॉग ए एन इज इक्वल टू वॉट, आपको ये सॉल्व करना है राइट? तो अगर मैं इसको देखूं, दिस इज समथिंग लाइक, इसका आंसर क्या होगा? लेट्स एज्यूम इसका आंसर x है और इसका आंसर y है। आपको आउटपुट क्या चाहिए? x + y। नाउ टेल मी व्हाट इज x। तो x क्या है? a को मैं कितना पावर दूं कि m आ जाए? सो a⁴x इज m, और इसका मतलब क्या है? a⁴y इज इक्वल टू n। और मुझे क्या चाहिए? मुझे आउटपुट में x + y चाहिए। अब बताइए, मुझे अगर x + y आउटपुट चाहिए हुआ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? लॉग a a⁴x a⁴y। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a⁴x a⁴y तो क्या होता है? a⁴mn। अब क्या होता है? a⁴x + y इज इक्वल टू mn। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं mn का लॉग निकाल दूंगा तो x + y आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सुनो। लॉग am का मतलब मैंने x ले लिया और लॉग an का मतलब मैंने y ले लिया। तो अब मुझे आंसर चाहिए अब x + y। आपको पता है ax इज इक्वल टू m, a⁴x वुड बी m और a⁴y ये मैंने यहाँ से यूज किया ये है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, a⁴x इंटू mn इज इक्वल टू a⁴x + y। तो मैं इसका लॉग अगर लूँ तो मतलब इसका लॉग अगर मैं लॉग a mn ले लूँ तो आंसर मेरा x + y आ जाता है। मतलब a पे मैं x + y पावर देता हूँ तो प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आता है? mn। तो सिमिलरली a पे मैं कितना पावर दूँ कि mn आ जाए? तो x + y। इस तरीके से, ठीक है? कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए बस इतना समझ लो, इस एग्जाम्पल से समझ लो। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हमारे पास इससे टाइम होगा, जब हम इक्वेशन फिर से स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक का। तो अगर आपसे ऐसे अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, log 24 log 28 इज इक्वल टू log 232।
दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5। ये वेरिफिकेशन से भी समझ भी सकते हो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको ऐसे देखो। मैंने क्या बोला था, this is going to be 2 and this is going to be 3 and I want my answer 5. This is what I said. तो मैंने क्या लिखा, 2 to the power 2 is equal to 4 and 2 to the power 3 is equal to 8 and 2 to the power 2 into 2 to the power 3 is equal to 4 into 8 and 2 to the power 5 gives me 32. So I want 5 answers. So what should I place here? 32. So 32 कहाँ से आ रहा है? 4 into 8. तो उस तरीके से आप कह सकते हो। log am माइनस बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे a to the power x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर वाई क्या होता है, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन वेर एम एन एन पॉजिटिव, मैंने इसका आंसर मान लिया x, इसका आंसर मान लिया y, आई वॉन्ट माई आंसर x माइनस वाई। नाउ आई नो a to the power x is m and a to the power y is n, right? This is the basic. Now I want x, मुझे पता है a to the power x डिवाइडेड बाई a to the power y is m अपॉन n, a to the power x माइनस y is m अपॉन n। तो मतलब मैं a पे x माइनस वाई पावर देता हूँ तो m अपॉन n आता है। मुझे आंसर x माइनस वाई चाहिए तो मैं क्या करूँगा, log a m अपॉन n। दिस इज हाउ यू कैन डिड्यूस इट। नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आई ट्रस्ट मी। आपको जो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया उससे हो जाएगा ये। जिसको समझ में आ रहा है मुझे पता है वो बोलने सर बोर क्यों कर रहे हो, आता है। और जिनको नहीं आ रहा है वो सर उसे पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बट दैट्स ओके, बोथ ऑफ यू ऑल आर ओके। नाउ लॉग बेस a m टू द पावर n, ये बहुत आसान है, आप देख समझ सकते हैं। लॉग m टू द पावर n का मतलब क्या होता है, n टाइम्स। अभी हमने प्रूव किया था कि दो लॉग अगर ऐड हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब आप समझ सकते हो इसको, मैं ये लिख सकता हूँ log am प्लस log am प्लस log am कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या हो गया, n log am, राइट? m इंटू m मतलब क्या होता है, log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ ईच लॉग्स, log ऑफ प्रोडक्ट मीन्स सम ऑफ ईच लॉग्स। तो उसी तरीके से log am प्लस log am कितने m हैं, n m's हैं, तो log am प्लस log am प्लस log am हाउ मेनी टाइम्स, n, सो आई कैन से n log am। चौथा है log ab, बेस चेंज करने के लिए होता है, प्रूफ में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हमें जल्दी जल्दी करना है। तो अगर आपको दिया है ऐसा कुछ log 2 5 और आप इसका बेस लेना चाहते हो log 3 5 log 3 2, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है log 2√2 32√2, इसका आंसर बताओ, तो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, log 2√2 32√2। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधे आसान कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसका बेस बदल सकता हूँ, मैं लिख दूंगा log √2 32√2 एंड log √2 2√2। अब इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, √2 पे कितना पावर दो कि 2√2 आ जाए, √2 पे कितना पावर दो कि 32√2 आ जाए। आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस कैसे चेंज होता है, बेस चेंज हो जाता है, विल प्रूव इट, डोंट वरी। a to the power a is equal to b to the power log ba, मतलब समझो ऐसे, इसको मैं भाषा ही से समझा सकता हूँ, भाषा से समझने की कोशिश करो। b पे log ba, b पे मुझे कुछ पावर देना है, b पे मुझे ये कचरा है मान लो, तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज b टू द पावर कचरा, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, व्हाट इज b टू द पावर कचरा। फिर आप पूछ रहे हो सर कचड़े में क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कचड़े में log ba है। log ba का मतलब क्या होता है, b पे मैं कितना पावर दूं कि a आ जाए, b पे मैं कितना पावर दूं कि a आ जाए, ये आपका कचड़ा है। मतलब b पे आप, मैं पूछ रहा हूँ कि b पे क्या पावर है, तो आप बोलो कचड़ा है, और कचड़ा का मतलब क्या है, b पे मैं कितना पावर दूं कि a आ जाए, तो उतना ही पावर तो b पे देना है, तो इसका मतलब a आ जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझो, आपसे पूछ रहा हूँ b टू द पावर log बेस b है, तो आप पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ b टू द पावर कचरा, आप मुझे b टू द पावर कचरा बताओ, तो आप पूछ रहे हो सर कचरा क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कचरा है log b है, और log b का मतलब क्या होता है, b पे मैं कितना पावर दूं कि a आ जाए, उतना ही पावर b पे दे देना है, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट, ओके। log बेस a टू द पावर k
मॉड एम इज 1/k। इसको समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि बेस चेंज, मैं क्या कर सकता हूँ, log a⁻k m में क्या कर सकता हूँ, मैं बेस दोनों का कॉमन ले सकता हूँ, log बेस am अपॉन log बेस a⁻k। मैंने क्या किया, log कॉमन ले लिया। अब आप कह सकते हो न्यूमरेटर में तो कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने लिख दिया log am। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, log a⁻k। ए पे मैं कितना पावर दूं कि a⁻k आ जाए, ए पे मैं कितना पावर दूं कि a⁻k आ जाए। सर k पावर दो, क्यों पका रहे हो, तो 1/k log am। so this is how you can। देखो सुनने में किसी को आसान लग रहा होगा, किसी को दिमाग हौच पौच हो रहा होगा। मैं बता रहा हूँ दोनों बेवकूफ़ बन रहे हैं, जिसको आसान लग रहा है वो भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, और जिसका दिमाग खराब हो रहा है वो भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीसफुल माइंड चाहिए। किसी को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, किसी को एकदम फालतू लग रहा होगा, लेकिन ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सब मिस आउट कर जाते हैं। क्यों बताओ, आपको मैं बोलूँगा कि आप अपने सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, तो आप सीढ़ियों पे सीधे चढ़ जाओगे। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा ना बच्चे कि अब आप अपने आँखों पे पट्टी बांध के सीढ़ी से उल्टे उतरना है, मतलब क्या हुआ है, स्टेप बैक होके नीचे आना है। सब लोग गिर जाओगे, सब लोग गिर जाओगे। बस वही नहीं गिरेगा जिसको पता है कि हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तो स्टेप्स कैसे रखते हैं। तो यही है कि सब लोग लुढ़कोगे लॉग में, क्योंकि लॉग इज लाइक गोइंग बैक। गाड़ी सबको आगे ड्राइव करना आता है, बैक करने में परेशानी हो जाते हैं लोग, रिवर्स गियर पे काम नहीं कर पाते हैं लोग, बैक पे गाड़ी लगाने में परेशान हो जाते हैं। ओके, c⁻log ba इज इक्वल टू a⁻log bc। दोनों सेम क्यों होते हैं, अब देखिए। मैं अगर दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, दोनों साइड मैंने, सिंस ये एक्सपोनेंट है विच इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ये भी एक्सपोनेंट है विच इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, और मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, तो मैं क्या रहा हूँ, log c, सॉरी मान लो मैंने ले लिया log b, ले लिया log b ऑफ c log ba इज इक्वल टू log b ऑफ a log bc। ठीक है, आपको ये समझ में आना होगा कि जब भी आप log लेते हो, log b टू द पावर a टू द पावर m, तो आप क्या बोलते हो, m टू द पावर log b, ये बोलते हो, पावर बाहर निकाल देते हो। तो आप लेफ्ट साइड में क्या कर सकते हो, पावर बाहर निकाल दोगे, तो आप लिखोगे log बेस ba log bc, और इसका पावर ले लोगे तो log bc log ba। देखो दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों सेम आ गया है। नहीं, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए नहीं, मैं बस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लॉग पढ़ाते वक्त फिर से करूँगा। अभी मैं सोच रहा था कि आपको एक बार जल्दी से रिव्यू करा दूँ, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज़ आप भूल जाएंगे, और बार बार मेरा आइडिया है कि बार बार आपको दिखाना है। मैं ये सारी चीज़ें प्रूव करूँगा आपको जब हम इक्वेशन इन इक्वेशन चैप्टर कर रहे होंगे। आप फिर से, मैं अगर आप लोग मिस आउट कर गए हो तो एक्चुअली मैं भी थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ। अभी मैं फिर से एक बार इसको आराम से कर देता हूँ। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया है c टू द पावर log ba a टू द पावर, आप इसको भूल जाओ। आपसे मान लो कोई बोलता है c टू द पावर m का log निकालो, तो आपको पता है क्या है log, इसका मतलब क्या हुआ, log बेस b c इंटू सी कितनी बार, m टाइम्स, तो आप क्या लिखते हो, m log bc, यही लिखते हो। अभी हमने प्रॉपर्टी 3 में सीखा था। अब सेम कहानी, अब देखो क्या है, हमने क्या किया, log बेस b ले लिया ऑफ किसका, c टू द पावर log b। अभी इसको कचड़ा बोल दो, तो c टू द पावर कचड़ा, और इसको कूड़ा बोल दो। हम लोग बाद में कूड़ा कचरा बदल देंगे, ठीक है। तो आपने कहा log बेस, दोनों साइड हमने सेम log बेस का लिया, तो a टू द पावर कूड़ा, तो log बेस c को, तो अब कचड़ा बाहर के निकल के आ गया, कचड़ा log bc, कूड़ा log ba। अब कचड़ा कूड़ा वापस रख दो, कचड़ा क्या है, कचड़ा है log ba log bc, कूड़ा क्या है, log bc log ba। क्या दोनों बराबर है, यस, सो यू कैन से दैट। हमेशा ध्यान में रखना, लॉग आप तभी ले सकते हो जब आप श्योर हो कि दोनों साइड पॉजिटिव है। आप कैसे श्योर हुए कि दोनों साइड पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट है। ओके, नहीं समझ में आया तो भी घबराने की बात नहीं। मैं लॉग का, आपका एक मैथ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में चैप्टर 4 जो है वो लॉग का है,
उसमें मैं लॉग बहुत बेसिक से लूँगा और उसमें आपको क्वेश्चंस करा के उसमें मास्टरी कराऊंगा। तो चैप्टर 4 इज़ टोटली अबाउट लॉग। तो जो बच्चे लॉग में दिक्कत आ रहे हैं उनके लिए बहुत मस्ट है वो चैप्टर 4, जो हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ में चैप्टर 4 करेंगे। आपका चैप्टर 3 रिलीज़ हो गया है, वो आप आई एम श्योर अभी आप देख रहे हो तो पहले ऑलरेडी वो देख चुके हो क्योंकि पहले उसे प्रीमियर होना था। तो आप टेंशन नहीं लो। ओके, अब देखो क्या है, ये बहुत ही आसान है। लॉग A1, ए पे मैं कितना पावर दूँ कि 1 आ जाए, दैट इज़ 0। लॉग ए पे मैं कितना पावर दूँ कि 1 आ जाए। ओके, नाउ कमिंग टू दिस इनइक्वेशंस, बहुत जल्दी से मैं इसकी बात करूंगा। सबसे पहले हमें समझना है कि इक्वेशंस और इनइक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनइक्वेशंस की बात करते हैं। आपको जब भी इनइक्वेशंस दिया रहता है तो आप जैसा कि वेवी कर्व में जो इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उसको सॉल्व करने का मतलब क्या था, आप वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल रहे थे जिसपे आपका इनइक्वेशन, वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए आपका इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। जिसको हम ग्राफिकली देखें तो आप उस कर्व की उस सारे पॉइंट्स निकाल रहे थे जहाँ पे आपका इनइक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो, क्योंकि जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसे राइट हैंड साइड है। जैसे आपको अगर इक्वेशंस और इनइक्वेशन समझना है तो आप समझ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन होता है, राइट हैंड साइड एक फंक्शन होता है। आप दोनों का ग्राफ जब बनाते हो तो वो दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और वो ग्राफ जहाँ पे आप जब इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हो तो उसके बाद आप देखते हो कौन सा ग्राफ कहाँ पे ऊपर है, कौन सा ग्राफ कहाँ पे नीचे है। जो ग्राफ जहाँ पे ऊपर होता है वो वहाँ से उस पॉइंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बड़ा होता है और जहाँ पे वो नीचे होता है उन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए छोटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशंस और इनइक्वेशंस का ग्राफिकली। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम इक्वेशंस आज जैसे कि ऑलरेडी 1 आवर 30 मिनट्स हो गया है तो मैं अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। 1.5 घंटे की क्लास है, आई एम श्योर कि 1.5 घंटे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप लोग लेक्चर्स को एक साथ, अगर आपको पूरा एक साथ बैठने में दिक्कत आती है तो आप अपने लेक्चर्स को 30-40 मिनट्स का ब्रेक कर लिया करो। 30-40 मिनट्स देखने के बाद 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेके, लेकिन ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना। ये नहीं कि सुबह 30 मिनट देखा फिर रात में 30 मिनट, फिर वो आपके कॉन्सेप्ट मिस आउट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही 5 मिनट का ब्रेक लो और आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर आपके लिए अच्छा नहीं है। आप पूरे दिन में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा आप कंप्यूटर स्क्रीन नहीं देख सकते हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो कंप्यूटर पे नहीं है, आपकी पढ़ाई कॉपी पे है। पेन कॉपी और बुक्स के साथ है आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई कॉपी पेन पे कंप्यूटर पे लेक्चर के दौरान ये आपकी पढ़ाई नहीं है। ये आप सिर्फ हमसे सीख रहे हो कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या मास्टरी करनी है। ओके बच्चे लोग, तो डोंट गेट इनटू दैट कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वेशंस और इक्वेशंस की बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे। आपका बहुत अच्छा खासा बेसिक मैथ्स ख़त्म हो गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चीज़ें, हमने बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में बात कर ली है। अब उस आइडियाज़ के लिए हम स्लीव अप करेंगे अपना और अब प्रॉब्लम सॉल्विंग घुसेंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं, कौन बदमाश हैं, कौन अच्छे हैं, उसको कैसे ठीक करना है। अब एक्चुअली में आपका रियल मैथ्स शुरू होगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम करना है। अभी तक तो हम लोग मजाक चल रहा है, आइडियाज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने, जैसे क्लास में हम जाते हैं तो दोस्त को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा ये समझते हैं वो समझते हैं। ओके बच्चे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ऐसे सेशन लेने में। ऑफ कोर्स लॉकडाउन खत्म होगा तो सामने से भी हम सेशन लेंगे, उसमें अलग मज़ा आता है, इसमें भी मज़ा है। आप भी मज़े कर रहे हैं, हम भी मज़े कर रहे हैं, मज़े मज़े से पढ़ रहे हैं, मज़े मज़े से पढ़ा रहे हैं और मज़ा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मज़ा नहीं है तो फिर मज़ा कुछ भी नहीं करना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। नो पॉइंट डूइंग एनीथिंग इफ़ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। एट द सेम टाइम कभी कभी शुरुआत में चीज़ें मज़ा नहीं आती है तो अपने आप को लगाना होता है, और जब आप लगा देते हो ना, इंगेज कर लेते हो, तो मज़ा अपने आप आने लग जाता है। ओके बच्चे लोग, सो प्लीज़ इस लॉकडाउन में आपको कुछ हासिल करके निकलना है। इस लॉकडाउन से कुछ नुकसान नहीं करना, कुछ हासिल करके आना है। अगर आप इस लॉकडाउन के बाद कुछ स्किल सेट अपने आप को इम्प्रूव करके आते हो तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे इसमें जा रहे हो। अगर आप इस लॉकडाउन में इम्प्रूव नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप में टाइम की कमी नहीं है, आप में मोटिवेशन और एटीट्यूड और डिसिप्लिन की कमी है, आप अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन का पूरा एडवांटेज लेना है, इस कैलामिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इसमें हमें वी हैव टू फाइंड आवर हीरो, वी हैव टू फाइंड हीरो इन आवरसेल्फ। ओके बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।